जो बंदा होता है ना, जिसके अंदर दम होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, राइट, वो रुकता नहीं है। वो हाँ। जब 100 से 1000 पे पहुंचता है ना, फिर वो 1000 से 10,000 के सपने देखता है, हम्म। राइट। तो आपको वही वो जो विगर है, वो जो जील है, वो ढूंढनी होती है मैनेजमेंट में। तो इन्होंने बोला था हम 5 सालों तक ग्रो करेंगे 30% से, और अगर आप इनके नंबर्स देखो, ये हर साल 25-30% की ग्रोथ देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। एसएमई कंपनी हुआ करती थी, नोबडी वॉज इवन टॉकिंग अबाउट इट। एंड देन धीरे धीरे करके मैं उसमें एलोकेशन बढ़ाता गया। राइट नाउ आई थिंक मेरी टॉप 3 होल्डिंग्स में आता है ये कंपनी का। क्या है, जैसे बोलते हैं ना, नई नवेली दुल्हन, तो जब दुल्हन का मेकअप धुलता है तो बाद में समझ में आता है अंदर से क्या निकला। तो तो एक्चुअली में यही होता है आईपीओज में, 2-3 साल के बाद रियल कहानी समझ में आती है। तो इसमें होता क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सीड्स डालते हैं, एंड जहाँ पर हमें दिखता है कि ये सीड अच्छा कर रही है तो हम वहाँ पर डबल डाउन अपने करते एलोकेशन बढ़ाते जाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हार्वेस्ट मैक्सिमाइज हो, राइट। हैं। जब आप सीड बोल रहे हो तो लाइक कितने परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज अ सीड? सीड इज जनरली लेस देन 1% ऑफ द पोर्टफोलियो। आई थिंक किसी भी धंधे में होता है, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, एंड जो वर्कआउट होता है फिर आप पूरी एनर्जी वहीं पर डाल देते जी। हो। राइट नाउ अगर आप देखो तो पिछले 2-3 क्वार्टर से ना इसके नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद ये आगे भी अच्छा कर सकती है। आज से 3-4 साल पहले 300 करोड़ का मार्केट कैप था जब ये मेरे नज़र में आया था। ये कंपनी हुआ करती थी सिर्फ 90 करोड़ सेल की, और करते करते हर साल 90 टू 116, 184, 227। ये तो मेरे को समझ आ गया कि हर एक कंपनी जो भी आपने डिस्कस करी उसके लिए आपके पास एक रीज़न था उसको खरीदने का, जो कि एक फंडामेंटल है। लेकिन आप टेक्नो फंडा की बात करते हो तो मुझे जो अभी समझ आता है कि आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, क्योंकि ये वैसी कंपनीज नहीं है जो बस बढ़ती ही चली जाएंगी। देखिए, एग्जिट प्लान हर कंपनी में अलग अलग रहेगा, लेकिन इन जनरल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ अबाउट एग्जिट। शुभम, में से कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो अभी आपको लग रहा है कि उनमें पोटेंशियल है और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर, जो भी मैं स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ, कुछ भी बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जी। ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो मोर अराउंड लर्निंग है, ताकि हम ये प्रोसेस सीख सकें, ये जान सकें कि कैसे हम स्टॉक्स जो कि अच्छा पोटेंशियल रखते हैं उन्हें ढूंढ सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। राइट। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है जो मुझे आज की डेट में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस। ये जो कंपनी है, ये फार्मा कंपनी है। तो फार्मा कंपनीज अगर आप देखो तो इन जनरल डिफेंसिव्स में आती हैं, राइट। एफएमसीजी, फार्मा, ये सब डिफेंसिव्स होती हैं। जी। तो इनमें क्या होता है कि अगर मार्केट खराब करता है तो भी डिफेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके से आप समझिए कि राहुल द्रविड़ होते हैं, कि भाई वो टिके रहते हैं क्रीज पर। क्योंकि जी। वो वैसा होता है कि भाई जहां पर जब लोगों को डर लगता है ना, तो लोग डिफेंसिव में पैसा डालते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं होगा टाइप्स। तो एनीवेज, तो ये जो सुप्रिया लाइफ साइंस, ये जो कंपनी है, आ, उससे पहले मैं कंपनी के बारे में बताऊं, मैं ना थोड़ा सा 1 मिनट जो है थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता देता हूं, ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, होता क्या है ना कि स्टॉक इन्वेस्टिंग इज लाइक फार्मिंग। तो फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर सबसे पहले सीड डालता है, राइट। फिर उसके बाद हार उसकी जो पूरी की पूरी केयर करता है, उसमें फर्टिलाइजर भी डालता है, उसमें पानी देता है पूरे टाइम, उसका ध्यान रखता है, वीड्स हटाता है। एंड देन लास्ट स्टेज आता है जब फाइनली हार्वेस्ट करने का टाइम आता है। जी। तो ये जो स्टॉक्स हैं मैं बता रहा हूँ, इनकी जो सीड्स हैं वो काइंड ऑफ मैंने 1.5-2 साल पहले डाली थी, राइट। लेकिन अब ये एक 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 पॉइंट पे आ गए हैं जहां पर अब मुझे लग रहा है कि भाई इनकी केयर करने के बाद अब यहाँ पे फसल आनी शुरू हो रही है, जी। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी फसल काटने का टाइम आ गया है, फसल काटने का टाइम अभी अभी काफी टाइम बाद है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी ये स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो सुप्रिया लाइफ साइंस में इसका अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि एक्चुअली में ये करती क्या है। तो ये जो सुप्रिया लाइफ साइंस है, ये एपीआईज बनाती है। अब एपीआईज अगर किसी को नहीं समझ में आता तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बोलते हैं। सिंपल भाषा में देखिए, अगर आप कोई भी दवाई खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल खाते हैं, तो उसके कोई भी उसके मेन अंदर सॉल्ट है। एक मेन सॉल्ट है, जो सॉल्ट होता है ये वो बनाती है, राइट। जी। तो इसमें हुआ क्या था कि ये कंपनी का आईपीओ आया था, तो 2022 में इसका आईपीओ आया था 500 रुपये पे। और देखो, ये स्टॉक गिरते 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 500 रुपये से ऑलमोस्ट मुझे याद है 180 रुपये पे आ गया था। जी। तो
आईपीओ में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि यार ये कैसा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि जब इसका आईपीओ आया था तो ये 40% मार्जिन बिजनेस हुआ करता था। एंड एपीआई कंपनी के लिए 40% मार्जिन सस्टेनेबल नहीं होते। अगर कोई भी जना ये समझता है किसी भी और कंपनी के इतने हाई मार्जिन नहीं हैं तो। एंड आईपीओ में होता क्या है, जैसे बोलते हैं ना, नई नवेली दुल्हन, तो जब दुल्हन का मेकअप धुलता है तो बाद में समझ में आता है अंदर से क्या निकला। तो तो एक्चुअली में यही होता है आईपीओज में, पूरी दुल्हन को सजा के संवार के लाया जाता है। तो सेम और हुआ सुप्रिया लाइफ, इनफैक्ट सारे मैक्सिमम आईपीओ, सारे तो मैं नहीं कहूँगा, मैक्सिमम आईपीओज में ये होता है। दो जी। तीन साल के बाद रियल कहानी समझ में आती है। तो सुप्रिया लाइफ साइंस उस समय जो है एपीआई, और ये प्राइमरली एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, तो ज़्यादातर ना चाइना में और यूके में और बाहर एक्सपोर्ट करती है अपनी एपीआईज, और इसीलिए इनके मार्जिन बहुत हाई हैं। तो उस टाइम पे किसी ने इनसे पूछा था कि क्या ये 40% मार्जिन आपके सस्टेनेबल हैं, तो इन्होंने बोला था हाँ हाँ बिल्कुल सस्टेनेबल हैं। एंड विद इन एन ईयर वो 40% से गिर के 28% के मार्जिन हो गए थे, 150 करोड़ से 90 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। राइट, तो यहाँ पर जब ये 90 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था और इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई थी, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हो गया था कि भाई अब यहाँ पे शायद इससे कम नहीं गिरेगा। फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह समझी तो समझ में आया कि भाई अब चाइना का धंधा खराब हो गया था, अब ये यूएस और यूके में मतलब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड इनकी जो ग्रोथ है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो है ऑलमोस्ट 25% टाइप की ग्रोथ, 25% की ग्रोथ विद इंक्रीजिंग मार्जिन गाइड कर रहे थे। तो फिर ये मेरी एक सीड बन गई पोर्टफोलियो में कि कहीं ना कहीं शायद अगर ये अपनी ट्रजेक्टरी को इंप्रूव करते रहे तो मैं इसमें और डालता रहूँगा, एंड देन जब ये टेक ऑफ होगा तो फिर देन आई विल बेसिकली स्टॉप पुटिंग मोर एंड वेट। सो राइट नाउ अगर आप देखो तो पिछले 2-3 क्वार्टर से ना इसके नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। जो आई थिंक ऑलमोस्ट 28% के मार्जिन आ गए थे ना, वो धीरे धीरे बढ़ के अब 30 और 32% के मार्जिन हो गए हैं। एंड रेवेन्यू गाइडेंस अभी भी इंटैक्ट है, मार्जिन एक्सपेंशन अभी भी बोल रहे हैं, 25% की गाइडेंस अभी भी बोल रहे हैं। तो डिसेंट 25% ग्रोथ कंपनी अवेलेबल एट 35 पी, तो मे बी काइंड ऑफ ओके टाइप वैल्यूएशन। एंड फार्मा इज अ डिफेंसिव सेक्टर, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद ये आगे भी अच्छा कर सकती है। बाय द वे, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें और डिटेल में समझने में कि कैसे हम कंपनीज को ट्रैक ढूंढते कैसे हैं, कैसे हम उनमें एवरेज अप एवरेज डाउन करने का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम काटते हैं, तो ताकि देखिए हमारा गोल ये नहीं होता है कभी भी कि हमेशा हम 100% राइट रहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सीड्स डालते हैं, एंड जहाँ पर हमें दिखता है कि ये सीड अच्छा कर रही है तो हम वहाँ पर डबल डाउन अपने करते हैं। एलोकेशन बढ़ाते जाते हैं। राइट, तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हार्वेस्ट मैक्सिमाइज हो। राइट, तो हम अपने जो है यूट्यूब का जो मेंबरशिप है उसमें भी नए नए आइडियाज़ जो मैं नई सीड्स डाल रहा हूँ, मैं डेफिनेटली उसमें डिस्कस करता रहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, एंड मैं अपने पोर्टफोलियो में उसको क्या कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दैट। राइट। तो ये था पहला आइडिया। नेक्स्ट आइडिया इज अगेन फ्रॉम फार्मा सेक्टर, कंपनी का नाम है बीटा ड्रग्स लिमिटेड। तो इसकी स्टोरी पता है क्या हुई थी? इसकी स्टोरी ऐसी थी कि ये एक बिजनेस है पंजाब का, आई थिंक चंडीगढ़ की ही कंपनी है ये। तो ये आप ही के शेयर की कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये बनाती है कैंसर के ड्रग्स। तो जिन जी। लोगों को आई थिंक काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग में यू हैव टू गो टू प्लेसेस जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो, इवन इफ़ यू मे नॉट लाइक वॉट दे आर डूइंग और वट एवर। राइट, तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जहाँ पर भी आपके कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स डालते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने कभी जो ये कैंसर हो गया या ऐसी जो बहुत चीज़ें होती हैं उनकी जो दवाइयाँ हैं वो नॉर्मल फार्मेसी पे नहीं मिलती कि आप गए और आपने अपनी गली के फार्मेसी में जा कर के दवाई ले ली। राइट, तो इसमें जो मेजर धंधा होता है ना वो ये होता है कि जो हॉस्पिटल है या तो हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में या तो फिर कोई पर्टिकुलर कोई शहर में एक आधी शॉप होगी जहाँ पर ये सब दवाइयाँ मिलती हैं। और इसमें जो मेजर धंधा होता है कि अगर आपने उस हॉस्पिटल की जो नीचे फार्मेसी है उसे उसे क्रैक कर लिया तो फिर आप भयंकर मार्जिन्स और भयंकर प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि आई तो थिंक जो भी है पेशेंट के रिलेटिव्स होंगे वो नीचे ही आके खरीदेंगे। लेकिन बाकी जैसे अगर आपको खांसी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, वो उसमें ये तो सब नहीं होता, उसमें आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हो। लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं ये जनरली इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती कि हर जगह पे मिले। जी। तो
दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो इनका धंधा एक्चुअली ये है कि सारे कैंसर हॉस्पिटल में जाके किसी तरीके से अपनी उसके अंदर जो केमिस्ट है उसमें जुगाड़ फिट करने का धंधा है इनका। ओके। तो 300 करोड़ का आई थिंक इनका रेवेन्यू था आज से 3-4 साल पहले, और 300 करोड़ का मार्केट कैप था जब ये मेरे नज़र में आया था। आई थिंक इसका 2021 में यहाँ पे कहीं आई थिंक 250-300 के आसपास इसका प्राइस रहा होगा। बट एनीवेज उस टाइम पे ना ये कंपनी बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रही थी। ये कंपनी हुआ करती थी सिर्फ 90 करोड़ सेल की, और करते करते हर साल 90 टू 116, 184, 227। तो इनकी एक पहली कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी अराउंड आई थिंक 2020 या 21, मुझे याद नहीं है, जिसमें इन्होंने बोला था कि अगले 5 सालों तक हम 30% से ग्रो कर सकते हैं। हम्म। तो वो इन्होंने एक्चुअली में, अच्छा जो मैं बात कर रहा था ना सीड्स की, तो यहाँ पे आती है कि दिस वाज वन सीड जहाँ पे मैंने थोड़ा पैसा डाल के कि मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर लिया कि शायद ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता। जब आप सीड बोल रहे हो तो लाइक कितने परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज अ सीड? Seed is generally less than 1% of the portfolio. तो you have to try a lot of ideas, जैसे आई थिंक किसी भी धंधे में होता है, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, एंड जो वर्कआउट होता है फिर आप पूरी एनर्जी वहीं पर डाल देते हो। तो जी। सेम गोज हेयर। इसमें होता क्या है कि आप काफ़ी सारी सीट्स लेकर बहुत सारी कंपनीज लेकर आते हो जिनमें जो हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, आप उनमें एलोकेशन डालते हो, एंड जब वो धंधे परफॉर्म करते हैं एज एक्सपेक्टेड, देन यू बेसिकली ट्राई, आपका वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है मैनेजमेंट के पीछे, ये झूठ नहीं बोल रहा, जो ये कह रहा है वो कर पा रहा है। तो इन्होंने बोला था हम 5 सालों तक ग्रो करेंगे 30% से, और अगर आप इनके नंबर्स देखो ये हर साल 25-30% की ग्रोथ देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। एसएमई कंपनी हुआ करती थी, नोबडी वॉज इवन टॉकिंग अबाउट इट, एंड देन धीरे धीरे करके मैं उसमें एलोकेशन बढ़ाता गया। राइट नाउ आई थिंक मेरी टॉप 3 होल्डिंग्स में आता है ये कंपनी। बट आई थिंक द आइडिया इज नॉट टू से कि भाई ये कंपनी, अच्छा यहाँ पर ना एक मैं थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करना चाहूँगा एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी के ऊपर। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे भाई ये 100 रुपये का शेयर 1800 रुपये का हो गया, हालांकि मेरे लिए नहीं हुआ, मेरे लिए तो 6 बैगर हुआ है, लेकिन अब ये 100 रुपये का शेयर 1800 का हो गया, तो अब तो जो है कोई पॉइंट ही नहीं है पैसा डालने का, या अब तो कंपनी में कोई पोटेंशियल बचा ही नहीं। यहाँ पर आपकी जो माइंड गेम्स है ना वो शुरू हो जाते हैं, आपका माइंड आपको डिच करने की कोशिश करता है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इसमें 250 पे भी पैसा डाला है, मैंने इसमें 300 पे, 500 पे, 800 पे, 1200 पे भी मैंने इसमें पैसा लगाया है। अभी अभी जो रीसेंट रिजल्ट आया था उस पर 1200 पे रिजल्ट आया था, तब स्टॉक 1200-1300 के बीच में था, तब भी मैंने इसमें और इसके खरीदे हैं लॉट्स। एंड द प्राइमरी रीजन इज कि आपको देखना क्या होता है कि इंक्रीमेंटली जो धंधा है वो आपके हिसाब से चल रहा है या नहीं। मैनेजमेंट अपनी लेटेस्ट कॉन कॉल में अभी भी 25% की गाइडेंस दे रही है, नए एक्सपेंशन के ट्रिगर आ चुके हैं। अच्छा जो जो बंदा होता है ना जिसके अंदर दम होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, राइट, वो रुकता नहीं है। वो जब 100 से 1000 पे पहुंचता है ना, फिर वो 1000 से 10,000 के सपने देखता है, राइट। तो आपको वही वो जो विगर है, वो जो जील है, वो ढूंढनी होती है मैनेजमेंट में। एंड जो आपको अगर वो दिख गया कि भाई ये हीरा है, तो फिर ऐसा नहीं कि उसे बीच में साथ छोड़ दिया कि भाई 5x हो गया एंड देन डन। तो यहाँ पर कंपनी ने अभी एनवीज़ा करके एक होता है अपना ब्राज़ील मेक्सिको, जो वहाँ का लाइसेंस ले लिया है। अब इन्होंने एक्सपोर्ट चालू कर दिया है। अब ये कह रहे हैं हम यूएस में एक्सपोर्ट चालू करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि भैया हमारा जो, अगर आपने देखा हुआ जो स्किन डिसीजेज होती हैं, डर्माटोलॉजी जिसे बोला जाता है, राइट, जी। तो डर्मा के जो दवाइयाँ होती हैं वो भी नॉर्मल केमिस्ट पे कभी नहीं मिलती हैं। आपको अगर कोई स्किन की बीमारी हो गई तो वो जो उसका कोई पर्टिकुलर क्रीम होगी होगी कि सस्ती, वो देंगे सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, जैसे लोशन होता है, राइट, वैसलीन का लोशन आता है, वैसलीन का लोशन वो 300 का आएगा, वहाँ पे 2000 रुपये की लोशन की बोतल होगी। मतलब मेरे को अभी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने देखा था क्या चल रहा है, बिल्कुल ही अलग लेवल पे लूटते हैं। बट एनीवेज हम तो इन्वेस्टर हैं, तो हमारे को तो ये देखना है भाई कौन पैसा बना रहा है। तो मैनेजमेंट ने भी यही बोला कि भाई डर्मा इज़ अ सिमिलर बिजनेस टू कैंसर, क्योंकि उनकी दवाइयाँ भी नॉर्मल केमिस्ट में नहीं मिलती हैं। जो दवाई डॉक्टर रिकमेंड करता है उसी की फार्मेसी पे ही मिलती है, वहीं से लेनी पड़ती है। तो इन्होंने अब अपना डर्मा का बिजनेस चालू कर दिया है। वो बोल रहे हैं अगले 3-4 साल में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैंसर बिजनेस कर देंगे। ऑलमोस्ट डबल हो सकता है जितना एग्जिस्टिंग बिजनेस है। हाँ, अभी वो बहुत छोटा है उनके लिए, रेवेन्यू में बहुत ही थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट आई थिंक द स्टोरी इवॉल्व्स एंड यू हैव टू कीप ट्रैकिंग क्वार्टर ओवर क्वार्टर ओवर क्वार्टर कि भाई जो ये बोल रहा है वो कर पा रहा है। अब बीच में मार्जिन फ्लक्चुएशन भी होगा, वो बीच में 20% का मार्जिन अभी 18% हो गया। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई ये बंदे में दम है, ये करता रहेगा, ये 25-30% की ग्रोथ लाता रहेगा, तो फिर आप छोटे मोटी चीज़ों से डरते नहीं हो। यू जस्ट स्टिक विद अ कंपनी एंड देन ट्राई टू राइड विद हिम। राइट। तो दिस इज़ वन कंपनी जहाँ पे पर्सनली इसमें हुआ क्या था कि इनके फादर का ये धंधा था, इनके फादर एक्सपायर हो गए कोविड के टाइम पे,
जी। एंड इनके दो बेटे हैं, वो दोनों बेटे इसी धंधे में आ गए एंड देन दे आर ग्रोइंग इट ब्यूटीफुली। तो एंड ये एक कॉमन इंटरेस्टिंग पैटर्न भी है जो नेक्स्ट कंपनी में भी मुझे देखने को मिल रहा है, विच इज़ कॉल्ड एसोसिएटेड अल्कोहल। हम्म। अब एसोसिएटेड अल्कोहल, आई थिंक ये एक अल्कोहल का बिजनेस है इनका। पहले मैं जल्दी से धंधा समझा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली। इसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि एमपी के कंपनी है। एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। बेटा बाहर से पढ़ के आया, बेटा धंधे में लग गया एंड देन बेटा, वो होता है कई बार नई जनरेशन को अब होता है कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे धंधे को कर रहे हैं, हमें ब्रांड बनाने पे फोकस करना चाहिए, हमें नया विजन लेकर आते हैं, नया कुछ लेकर आते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद दिस कंपनी। अभी आज से 4-5 साल पहले इनका बेटा धंधे में आ गया एंड अभी तक ये जो है ना, देसी शराब बोलते हैं ना, जिसे वो छोटी छोटी वो कांच की बोतलें होती हैं जो सरकारी ठेकों पे मिलती हैं, वो बनाने का काम करती हैं। जी। तो ये जो होती हैं ये टेंडर वाला बिजनेस होता है कि सरकार जो भी मैन्युफैक्चरर है उसे टेंडर से प्रोक्योर करती है एंड देन सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सब में बांट देती है कि भाई ए जी। कंपनी, इसमें कोई ब्रांड नहीं होता। ऐसे लेमन ऑरेंज ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तो कोई ऐसा भी नहीं होता कि मैकडॉवल है या कोई कोई ब्रांड वाला धंधा नहीं है। काइंड ऑफ आपको जो भी 6-7-8% के मार्जिन पे काम करना पड़ता है, कंपटीशन भर के होता है। जी। तो हमेशा से वही काम करते आ रहे थे। 2018 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो आज की डेट में डियाजियो जिसे बोलते हैं, राइट, जिसके वैट 69 हो गया या मैकडॉवल्स हो गया या जितनी भी इंडिया की लार्जेस्ट, आई थिंक परनॉड के बाद, परनॉड और ये आई थिंक इंडिया की दो लार्जेस्ट विस्की में ब्रांड्स हैं। तो इनके आई थिंक 15-20 ब्रांड्स हैं, बैक पाइपर सब इन्हीं के हैं। आप जो भी नाम सोच पाओगे या तो परनॉट का होगा या इनका होगा। आई थिंक 70-80% इंडिया का मार्केट ये दो कंपनियां लेके बैठी हैं। जी। इन्होंने क्या किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का धंधा ले लिया कि भाई आज की डेट में जैसे मैं बता रहा था कि हर जगह पे होता क्या है कि ब्रांड की पावर है। तो ब्रांड उनका है एंड वो बोल रहे हैं कहाँ हम लेबर से काम कराएंगे, ये सब करेंगे, आउटसोर्स कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना के हमें रीजनेबल प्राइस पे दे सकता है तो हम सीधा सीधा मलाई खाएं और मेहनत का काम उसे दे दें, ले करता रहे और बेचता रहे। तो इन्होंने वहाँ से शुरुआत करी। इन्होंने डीआईजीओ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी इन एमपी। तो और एमपी में उनका प्रोडक्ट्स बेचते थे और बीच में अपना कट लेके जाते थे, बनाते भी ये थे अपनी फैक्ट्री में। धीरे धीरे इन्होंने वो कोड क्रैक कर लिया कि भाई यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है, हम अपना ब्रांड बनाएंगे। अभी पिछले 3-4 सालों से अपना ब्रांड बनाने का जज्बा जो है मैनेजमेंट के अंदर जागा है। इन्होंने अपना ब्रांड शुरू करा। इसमें इन्होंने टाइटेनियम वोडका करके वोडका निकाली एंड देन इन्होंने विस्की में नहीं घुसे क्योंकि विस्की में क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है। इन्होंने ना जी। वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे नीशेस ढूंढ लिए जिसमें वोडका हो गया, जिसमें आप बोल सकते हो कि जिन हो गया। तो इन्होंने देखा कि एमपी मार्केट में ये चीज़ें हैं एंड इन्होंने अपने 3-4 प्रोडक्ट निकाले। विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एमपी में टॉप 5 कंपनीज में आ गए। वेरी गुड। तो मतलब अच्छा एग्जीक्यूशन करा, सब कुछ अच्छा करा। फिर इन्हें लगा कि भाई ये तो धंधा चमक रहा है। फिर इन्होंने केरला में एक्सपैंड कर दिया। केरला में अभी आई थिंक 2-3 साल ही हुए हैं, वहां पर भी टॉप 5 में आ गए। जिन निकाली अपनी जिन में। एंड अगर आप इनकी लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे तो नाउ दे आर गोइंग अग्रेसिव। वो बोल रहे हैं कि भाई हम नई प्रीमियम विस्की, अच्छा ये निकोबार करके इनका प्रोडक्ट है, ऐसे ये जिन दिखती है। तो बाय द वे इन सबका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। मैकडॉवल्स हो गया, बैक पाइपर, वाइट मिस्चीफ, मतलब बनाने वाले यही लोग हैं। बनाने वाले यही लोग हैं, वैट 69, ब्लैक डॉग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने ऑलरेडी अपने ब्रांड से लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें वोडका हो गया, विस्की हो गई, जिन हो गई, ब्रांडी हो गई, रम हो गई, जो कि हर रेंज में है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इस धंधे में क्या हो रही है कि ये अब बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं अपनी नई स्टेट्स को लेकर। तो ये एक साथ 5-6 स्टेट्स में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें यूपी हो गया, जिसमें कर्नाटका हो गया, और भी मल्टीपल स्टेट्स में लॉन्च कर रहे हैं। और साथ में जो नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं ना, वो सुपर प्रीमियम कैटेगरी में धीरे धीरे तो आई डोंट नो काफ़ी लोग रैडिको खेतान को जानते होंगे या नहीं। जो रैडिको 2012-13 में था ना, ये वो काम अब कर रहे हैं। तो रैडिको अगर आप देखोगे तो 2012 से लेकर अब तक क्रेजी रिटर्न दिया है, क्योंकि वो भी पहले ऐसे ही देसी कंपनी कह सकते हो, वैसे समझा जाता था कि भाई ये एक छोटी कंपनी है। धीरे धीरे ब्रांडेड में घुस घुस के इन्होंने जो बड़े लोग हैं ना, इन्हें टक्कर दे दी। इसमें आपका आई थिंक रामपुर, इनकी अब एक विस्की आती है, साथ साथ एक जैसलमेर करके विस्की आती है, उसकी प्रीमियम एडिशन निकालते हैं, 1-1 लाख रुपए की एक बोतल आती है।
मतलब जी। बहुत लिमिटेड लिमिटेड एडिशन निकालते हैं। बट ये लोग अभी उस स्टेज से काफ़ी दूर हैं, बट इन्होंने क्या किया है, उन्हें उन्हें कॉपी करके ना काइंड ऑफ उस ट्रिजेक्टरी पे ये जस्ट निकलना शुरू हुए हैं। तो द पॉइंट इज कि हमें देखना पड़ेगा आगे आगे धीरे धीरे कैसे कैसे करते हैं, बट इंटरेस्टिंग टू। अच्छा, बाय द वे इसमें एक ट्रिगर और था। लास्ट ईयर इसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते में अवेलेबल था, क्योंकि इनका एक इथेनॉल प्लांट भी आ रहा था। और जो इथेनॉल प्लांट था, आई थिंक 25-30% की ग्रोथ तो रेवेन्यू में सिर्फ उस इथेनॉल प्लांट से आ रही थी। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता मुझे लग रहा था, और इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया था। प्लस ये एंड अभी भी वो इथेनॉल प्लांट लास्ट क्वार्टर में ही लाइव हुआ है, तो अभी ग्रोथ नंबर्स उसके आने बाकी हैं, अगले 3 क्वार्टर्स में आएंगे। तो आई थिंक मुझे अभी भी आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इवन दो थोड़ा मतलब रिसेंटली आप बोलो तो ऑलमोस्ट 400 रुपये से 900 रुपये पे आ गया है। बट मतलब आई फील इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग टेलविंड, एंड काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आगे भी। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइडिया है नाटको फार्मा। आई थिंक इसके बारे में तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ। इनकी स्टोरी सिंपल है। इनका एक ड्रग है रेवलिमिड करके, जिसकी वजह से यहाँ पे बम्पर प्रॉफिट्स आ सकते हैं, आ ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो 800 करोड़ से ऑलमोस्ट 1900 करोड़ पे पहुंच गए हैं बिफोर टैक्स, एंड 700 करोड़ से 1600 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। एंड मुझे यहाँ से लगता है कि ये 1600 से भी आगे डिसेंट ग्रोथ दे सकते हैं अगले 2-3 क्वार्टर तक। तो जी। ये भी एक फार्मा कंपनी है, तो ये भी थोड़ी डिफेंसिव्स में आती है। स्टॉक थोड़ा चल चुका है, बट आई थिंक अभी इट स्टिल हैज़ मोर रूम टू ग्रो। अभी हार्वेस्ट का टाइम एटलीस्ट यहाँ पर नहीं आया है, 17 के जी। पी पे मिल रहा है, तो ओवरऑल आई डोंट फील कि वेरी एक्सपेंसिव। और फाइनली एक स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये ड्रोन कंपनीज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चली थी, तो ये जो है उसका उल्टा करती है, ये एंटी ड्रोन्स बनाती है। एंटी ड्रोन्स का मतलब होता है ड्रोन को गिराने वाली टेक्नोलॉजी बनाती है, कि अगर कोई ड्रोन, दुश्मन की ड्रोन हवा में उड़ रही है तो उसे नीचे गिराने का काम करती है। स्टॉक देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर 191 से ऑलमोस्ट अब 1600-1700 पे पहुंच गया है। लेकिन आई थिंक वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या रेवेन्यू, क्या आई थिंक होता क्या है ना, ज़्यादातर लोग सिर्फ स्टॉक देख के यहीं पे डर जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन अपने को ये देखना है कि आज की डेट में क्या फ्यूचर के नंबर्स आ सकते हैं और वैल्यूएशन सस्ती है या नहीं है। तो ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 440 करोड़ की इसने सेल करी थी, 130 करोड़ के प्रॉफिट करे थे। इस साल ये 900 करोड़ की सेल कर सकती है, और अगले साल, अगले 4 से 5 साल तक ये कंपनी 50% ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है। तो अभी अगर आप देखो तो वॉर का टाइम है, सब जगह वॉर्स चल रहे हैं, एंड आज की डेट में ड्रोन वॉरफेयर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। सारे कंट्री स्केयर्ड हैं कि कल को हमारे ऊपर ड्रोन अटैक होगा तो हम कैसे डिफेंड करेंगे। तो वही। एंटी ड्रोन जो एक सेगमेंट है वो इतना ज़्यादा टेलविंड में आ गया है, इतना ज़्यादा फोकस में आ गया है। एंड बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है, मोर देन 100 पेटेंट्स इन्होंने फाइल करे हुए हैं। एक रीसेंट वीडियो आई थी, आई थिंक मैंने भी आपको भी भेजी थी, जिसमें इन्होंने वो, आई थिंक अच्छा, हाँ। ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं ना, जो जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वो ह्यूमन वाले रोबोट होते हैं जो चल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। इन्होंने अभी एक रोबोट बनाया है जो कि गन लेके शूट कर सकता है। तो इट कैन वॉक, इट कैन क्लाइंब स्टेयर्स, एंड इट कैन शूट अ गन। तो प्राइमरली आर्मी के लिए बना रहे हैं कि कल को अगर कोई ऐसे ऑपरेशन करने पड़े जहां पर बंदे को अंदर नहीं भेजा, या आर्मी किसी ऑफिसर को अंदर नहीं भेजा जा सकता, तो ये रोबोट को अंदर भेज के उसे शूट करने का काम करेंगे। तो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, और प्रॉपर रोबोट है। तो ये थी 5 कंपनीज जो मुझे लगती हैं कि इंटरेस्टिंग हैं, और अभी भी यहाँ पे एक डिसेंट रूम है। हालांकि कोई डिस्क्लेमर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करने का तो इन्हें डिटेल में पढ़ें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। शुभ, ये तो मेरे को समझ आ गया कि हर एक कंपनी जो भी आपने डिस्कस करी उसके लिए आपके पास एक रीज़न था उसको खरीदने का, जो कि एक फंडामेंटल है। लेकिन आप टेक्नो फंडा की बात करते हो तो मुझे जो अभी समझ आता है कि आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, क्योंकि ये वैसी कंपनीज नहीं है जो बस बढ़ती ही चली जाएंगी, खास करके जैसे हम जेन टेक्नोलॉजी या फिर नेटको फार्मा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एग्जिट प्लान हर कंपनी में अलग अलग रहेगा, लेकिन जी। इन जनरल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ अबाउट एग्जिट्स। तो देखिए एग्जिट जो है ना, वो हर कंपनी में अलग अलग तरीके से सोची जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कैसी स्टोरी थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुप्रिया लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो मुझे लगता है कि अभी शुरू हुई है। तो मैं टेक्नो फंडा करता हूँ। तो टेक्नो फंडा का मतलब ये होता है, इनफैक्ट मैं काइंड ऑफ फंडामेंटल को ज़्यादा वेटेज देता हूँ कंपेयर टू टेक्निकल्स। तो फंडा टेक्नो आप बोल सकते हो। तो उसमें होता क्या है कि अगर 3 फेजेस में अपनी जो है पूरी की पूरी स्टोरी बढ़ जाती है। पहला होता है एक्यूमुलेशन यानी बाइंग फेज, फिर होता है होल्डिंग फेज, एंड देन होता है एग्जिट फेज।
तो ये जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं अभी पर्सनली कोई भी एग्जिट फेज में आया नहीं है, ये सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है और इनको मैं एज द स्टोरी कंटिन्यूज एवरेज अप करता जा रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। जैसे सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करूँ तो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई मैं 25% ग्रोथ दे सकता हूँ फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड अभी अगर मैं देखूँ तो ये 35 के पी पे है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो फंडामेंटली ऐसा कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जिससे मुझे एग्जिट का कोई प्लान बनता हो। लेकिन जब ये फाइनली अपनी फंडामेंटली थीसिस अपनी फाइनल स्टेजेस में आ जाएगी जहाँ पे या तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी या फिर कुछ कंपनी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं और एनी ऑफ दैट रीज़न, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग एट टेक्निकल, जिसमें मैं चार्ट को देख करके एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड द राइट एग्जिट पॉइंट यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस, जिसको और ज़्यादा डिटेल में ऑब्वियसली हमने अपने कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ है और अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली क्या करता हूँ ना, मैं मूविंग एवरेजेस देखता हूँ। जैसे इसमें आप ये जो नीचे आ, जो लाइंस देख रहे हैं, ब्लैक लाइन, ये पिंक लाइन, ऑरेंज लाइन, तो ये मूविंग एवरेजेस हैं। तो मैं पर्सनली मूविंग एवरेजेस देखता हूँ। अगर फंडामेंटली मुझे लगता है कि थीसिस खत्म हो गई है, देन आई वेट फॉर द स्टॉक टू कीप राइडिंग अनलेस इट ब्रेक्स डाउन। वो नीचे गिरती है अपनी की मूविंग एवरेज से, उसे तोड़ देती है। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि एक्चुअली पास्ट में मैंने ना काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं और उन गलतियों में मैं क्या करता था कि मुझे लगता था कि महंगा हो गया है बहुत ही ज़्यादा और उसे बेच दिया, या फिर मुझे लगता था कि यार यहाँ पर तो थीसिस गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी क्या होता था स्टॉक वहाँ से भी डबल हो गया। तो वो धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करते करते मैंने अपने बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में टेक्निकल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसमें प्राइमरीली मूविंग एवरेजेस हो गए और ट्रेंड लाइंस हो गई, जिसमें अगर वो की ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है या की मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करती है, सिर्फ तभी मैं स्टॉक को बेचता हूँ। अगर वो अपनी की मूविंग एवरेज के ऊपर है, कुछ कुछ वीकनेस नहीं दिख रही चार्ट में, पर्टिकुलरली कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, तो फिर मैं उसे नहीं बेचूंगा। अब जैसे अगर जी। आप इसकी बात करेंगे तो ये आपको ये एक नीली लाइन दिख रही होगी जो मैंने खींची हुई है, राइट। तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखो इस पे हर बार सपोर्ट ले लेके जा रही है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, अभी उससे सिग्निफिकेंटली ऊपर चली गई है। बट मोर और लेस आगे जाकर अगर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रही है, टेक्निकली देर इज नो रीजन टू एग्जिट। ऑब्वियसली अंडरस्टूड। फंडामेंटल्स को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा। जी। ठीक है शुभम, आई थिंक आई अंडरस्टूड कि फंडामेंटली जब आप उसको पढ़ लेते हैं और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे फंडामेंटल अगर ख़राब हो जाते हैं और फिर भी स्टॉक बढ़ रहा है, तो आप पूरा टेक्निकल के ऊपर अपना जो अटेंशन है वो करेंगे कि अगर जो उसका जो भी सपोर्ट बन रहा है जिस टाइम पर वो कटेगा तभी आप एग्जिट होंगे, ताकि आप मैक्सिमम जो एंड वाला पोर्शन है वो कैप्चर कर पाएँ। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जो मेरी फसल है वो हार्वेस्ट फेज़ में जानी चाहिए पहले। अभी हाँ। इनमें से कोई भी स्टॉक हार्वेस्ट फेज़ में नहीं है, तो मैं चार्ट्स नहीं देख रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि जब वो ट्रिगर सारे प्ले आउट हो जाएंगे, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, कुछ ना कुछ एग्जिट का रीज़न आएगा, तब देन आई विल फॉल बैक टू टेक्निकल्स। अंडरस्टूड। ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच। आई होप जो थिंकिंग मॉडल है आपका वो लोगों को मतलब काफ़ी उससे लर्निंग मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।